बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा शाफ और आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान जवाद अहमद साहब। जवाद भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और मुस्लिम लीग नून से चौधरी परवेज संदिल्ला साहब। आज का जो हमारा मौजू है जिस पे हम बात करना चाहते हैं इस वक्त, मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट मौजू ये है स्मोक का, चूंकि इंसानी जिंदगियों से जुड़ा है और स्मोक इस वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। एक छोटा सा फिगर आप लोगों के सामने मैं रखूंगा, उसके बाद हम डिस्कशन पे जाएंगे। स्मोक ने सिर्फ अक्टूबर के महीने में 19 लाख जो मरीज हैं वो अस्पतालों में भेजे हैं, जिसमें 1,19,000 दिल के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, और 13,773 मरीज जो हैं वो दिल के मरीज हैं। इसके अलावा बाकी जो 17 लाख 17.5 लाख मरीज बचते हैं वो नए, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं थी, उनको सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दमे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी कि वो सिर्फ स्मोक की वजह से जो है वो मुतासर हुए हैं। और नवंबर के महीने में अगर हम देखें तो 7,07,695 अफराद जो है वो फेफड़ों की बीमारियों में जो है वो मुब्तला हुए हैं। इसके अलावा काफी ज्यादा फिगर्स हैं, साथ साथ हम आपको बताते भी जाएंगे और डिस्कशन भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले जवाब भी मैं आपसे ही शुरू करूंगा। जी जी। आप स्मोक जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। खास तौर पर लाहौर जो है वो एक जहर ज़दा फजा में सांस ले रहा है और सबकी जिंदगियां जो खतरे में है, खासतौर पर बच्चों की। तो आप इस बहरान को, इस तमाम सुनहरियों को, स्मोक को क्या किस नज़र से देखते हैं? इसकी वजह क्या है? कौन जिम्मेदार है? देखें अली, इसका जिम्मेदार ना मैं हूं, ना आप हैं, ना परवेज साहब हैं। उसकी वजह ये है कि ये हम सब रहे हैं मिडिल क्लास के लोग। पहले हम यहाँ रहते थे, पाकिस्तान में कुछ कुछ बाहर चले गए। परवेज साहब बाहर रहते हैं, आप और मैं भी रहते हैं, मेरे दो भाई बाहर हैं। ये सारे लोग जो हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग या इवन वर्किंग क्लास के जो हमारे मजदूर किसान मेहनत कश हैं, इनका तो कोई कसूर नहीं है ना स्मॉग के आने में। ये तो पॉलिसी साज जो है लोग, उनका कसूर है। ये उन पार्टीज का कसूर है जो हुकूमतें करती रही हैं। और ये हमारी जो हमारा हुक्मरान तबका जो है, जिसको हम रूलिंग क्लास कहते हैं, ये उसका कसूर है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में बहुत पैसा बनाया है, बड़ी ताकत इकट्ठी की है, ताल्लुकात बनाए हैं, पूरी दुनिया में इनके कारोबार हैं, इनके पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े बड़े असासे हैं। और इनको ये ख्याल नहीं था, और ना इनको बाकी चीजों का भी इतना ख्याल नहीं है। आपको मालूम ही है, सारी पार्टी शामिल है उसमें के मिनिमम वेज आजकल क्या है वो भी आपको पता है, हेल्थ और एजुकेशन की कंडीशंस क्या है वो भी आपको पता है। तो इसी तरह स्मॉग जो है ये एक ऐसा वबाल बन गई है कि ये इनके लिए भी प्रॉब्लम हो गई है। पहली दफा इन्होंने इसका कोई ख्याल ही नहीं किया, और ये आगे आने वाले वक्तों में तो पानी का भी एक बहुत बड़ा बुरहान आने वाला है। आपको पता ही है कि कितने अरसे से वाटर वॉर्स की बात हो रही है, और स्पेशली कहा भी जा रहा है कि इन्हीं इलाकों में ज्यादा वो जो है ना, उसका लगता है कि जोर होगा। तो अगर दुनिया में लोग बता रहे हैं बार बार कि इन मुल्कों में बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम होने वाली है, स्मॉग की अलहदा है, मतलब ये सारी एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो स्मॉग का मसला हो, चाहे वो ओजोन लेयर का मसला हो, उसकी वजह से जो भी बीमारियां पाकिस्तान में आ रही हैं। फिर हमारे यहाँ पे आपको पता ही है कि हम तो एमिशंस भी इतनी नहीं होती यहाँ पे जितनी बाहर के मुल्कों से होती हैं, लेकिन सारा उसका जो ब्रंट है वो हम ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा कसूर नहीं है, ये कसूर रूलिंग क्लास का है, और उन्हीं को ही ये हल करना पड़ेगा। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, उसमें बैंकिंग सेक्टर जो है, उसने गाड़ियां जो दी है ना, इतनी ज्यादा गाड़ियां। अभी मैं देख रहा था कि लाहौर में तकरीबन 2022 में 70 लाख गाड़ी थी। नहीं सॉरी, पाकिस्तान में 70 लाख गाड़ी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि, और हर साल वो तकरीबन कहते हैं कोई 3 लाख बढ़ जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस वक्त कोई शायद अंदाजन कोई 80 85 या 90 लाख गाड़ी हो। अब वो जो 90 लाख गाड़ी है, पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़, 90 लाख गाड़ी यहाँ फिर रही है। और उसका मतलब है कि 1 करोड़ मतलब 25 लोगों के लिए एक गाड़ी है। और ये पसमानदा मुल्क है, यहाँ पे मोटरसाइकिल इतनी ज्यादा है, यहाँ पे और इस तरह की चीजें, रिक्शाज, पता नहीं क्या क्या और भी ऑटोमोबाइल्स हैं। तो मैं तो हैरान इस बात हूँ कि जिस तरीके से विदाउट एनी प्लानिंग इन लोगों ने मोटर व्हीकल्स दी हैं, और बजाय बसें चलाने के, बजाय इनको कोई ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा आला इंतजाम करने के, निज़ाम बनाने के पाकिस्तान के अंदर, ये थर्ड वर्ल्ड में तो जरूरी होता है। वो तो अमेरिका जैसे मुल्क है जहाँ न्यूयॉर्क में जरूरत नहीं है, सबके पास गाड़ी है।
और वहाँ इलाका भी बड़ा है, एनवायरमेंटल हैजर्ड भी इस तरह का नहीं है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो ये होना ही नहीं चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी वाला जो मामला है ना, और ये गाड़ियां लेना, और फिर इस मुल्क के अंदर कोई प्लानिंग ना होना, और ट्रांसपोर्टेशन की कोई सहूलत ना होना, जिसको मैस ट्रांजिट या मैस ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो एक इलाके से दूसरे इलाके में आप जाते हैं। मेरे ख्याल से जवाद साहब की जो है वो फोन कॉल आ गई है। तो संजीदा साहब फिर मैं आपकी तरफ ही आ जाता हूँ, बल्कि आ गए ये जवाद भाई। नाकू चने, मुझे लगता है कि नाकू चने चबवाएगी, ऐसा इशू है रूलिंग क्लास के लिए कि ये उनके भी अब सर पे पड़ गया है, और ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। और ये मुझे अच्छा सिर्फ इसमें एक एस्पेक्ट लगता है कि ये पहला वाकया है जिसके अंदर रूलिंग क्लास भी साथ वो हो गई है। अब अगर आप बाहर चले जाए तो और बात है, पाकिस्तान में रहेंगे तो आपको मास्क पहन के बाहर निकलना है। आपके घरों के अंदर तक स्मॉग जा चुकी है, आपकी गाड़ियों में स्मॉग घुस जाती है आप जब शीशा खोलते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इन्हीं को हल करना है, और हमें प्रेस करना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा पुश करना चाहिए कि जितना जल्दी कर सकते हैं करें। और सारी पार्टीज इसमें, स्पेशली पीटीआई, पीटीआई जो है ना, ये ऐसी एक अजीब जमात है कि ये कभी भी मुल्क की जो नौयत के मामला होते हैं उसमें आती ही नहीं है, ये बैठती नहीं है। चले जो भी हुआ इस वक्त, जो भी मसले हैं, हम तो पूरी रूलिंग क्लास के खिलाफ बात करते हैं ना, बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, लेकिन हम इस वक्त कह रहे हैं कि सब बैठे और इस पर बात करें। तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह ये 24 नवंबर को इमरान खान को जेल से बाहर निकालना इनके लिए ज्यादा बड़ा मसला है बजाय स्मॉग के ऊपर बात करने से। तो अगर ये होता रहा कि बड़ी पार्टीज जो है वो इस पे ना इकट्ठी हुई, और फिर हमारे जो अदारे हैं दूसरे, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो शामिल होते हैं, आपको पता ही है, इवन अब तो जुडिशरी भी मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। इन सबको, चाहे वो रिट्स करें, अदालतों में केस जाएं, चाहे अदारे अपना सलूक इस्तेमाल करें, चाहे अदारे अपनी मैन पावर दें, और चाहे जो पार्लियामेंट है और ब्यूरोक्रेसी है वो उसके ऊपर अपना पूरा जोर लगाए, लेकिन ये मसला हल इन्हीं को करना है और हमें इसको पुश करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा संजीदा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपका ताल्लुक चूंकि मुस्लिम लीग नून से है, पंजाब में हुकूमत भी आपकी, तो आप ये बताइए कि हुकूमत स्मोक के खात्मे के लिए डेफिनेटली, अभी जवाद भाई ने में बताया कि एक दिन में तो हुआ नहीं है ये, कोई वक्त करता है परवरिश, बरसों, हादसा एकदम नहीं होता है, वक्त लगा है। और हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, तमाम हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी। तो आपकी जो हुकूमत है इस वक्त, वो इसके खात्मे के लिए क्या इकदाम कर रही है? थैंक यू वेरी मच अली साहब और जवाद भाई, आप भी अस्सलाम वालेकुम। देखें, शुक्रिया जी, वालेकुम पहली बात तो ये है कि सलाम। अभी जवाद भाई ने जो तादाद बताई है वो बहुत कम बताई है। पाकिस्तान में टोटल व्हीकल जो है ये 4 करोड़ प्लस हैं, जिसमें तकरीबन 60-65% खाली आपकी मोटरसाइकिल्स बनती हैं। नहीं, हाँ, वो बैंकिंग की वो बता रहे मिला थे। के आप ठीक कह रहे हैं, जी मिला के आप वो ठीक कह कह रहे रहे थे जी। बैंकों ने जो हैं। हाँ, लीज पे दिए हैं। नहीं नहीं जी नहीं नहीं, नहीं, मैं एक्चुअली गाड़ियों की कार्स तादाद की जवाद बात, भाई ने ठीक मैं बताई है। कार्स की बात कर रहा था। जी, कार्स जो होती है ना उनकी, वो आप ठीक कह रहे हैं, सुरेश साहब ठीक कह रहे हैं, पूरी तादाद तो इतनी ही है, गाड़ियों की काफी तादाद ज्यादा जो है। जवाद भाई ने ठीक बताई है। देखें, मतलब इसमें से अली साहब कुछ 70% जो है वो सिर्फ मोटरसाइकिलें हैं। अब हुकूमत को करना क्या चाहिए? अभी 10 साल का जो प्लान दिया है हुकूमत ने, क्योंकि जाहिर है ये एक दिन में मसला हल होने वाला नहीं है। हाँ, ये जंगी बुनियादों पे मसला हल होने वाला है, लेकिन एक दिन में मसला आप सोचें हल हो जाए तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी तारीख भी है कि ये इससे पहले एक बहुत, मैं जरा थोड़ा सा आपको इसको बता दूं, फिर उसके बाद हुकूमत की तरफ चलते हैं कि ये इससे पहले जो हुआ है ना, वो एक बहुत बड़ा मसला ये यूके में हुआ था 1952 में। लेकिन उस वक्त क्या था कि उस वक्त एक सनतनी इनकलाब था जो यूके में मतलब कि आया था, कि इतनी इंडस्ट्री लगी थी। आपको पता है जब पाकिस्तानी नेशन जो है ये भी उसी वक्त वहां पर गई थी, क्योंकि उस सनद में काम करने के लिए लोग चाहिए थे। और वो सारी की सारी कोयले से चलती थी, और कोयले से चलती थी, फिर सर्दी वहां पे बहुत ज्यादा होती थी, और उसकी जो हीटिंग है उसके लिए भी कोयला इस्तेमाल होता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जाकर उन्होंने ठीक की, लेकिन वहां पर भी 5-7 साल लगे थे। तो फिर जाके ये चीज हुई थी। अभी भी अगर जवाब भी लंदन जाते हैं तो लंदन के अंदर जो जून है वहां पर गाड़ी ले जाने के लिए आपको 25 पाउंड पेड करने पड़ते हैं, कि अगर आपको इतनी बिल्कुल इमरजेंसी है और आप इसके बगैर नहीं बिल्कुल। रह सकते और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर नहीं कर सकते, जो वहां पर कम से कम 150 साल पुराना है, तो फिर आप गाड़ी लेके जाएं अगर आप हैं, तो फिर आपको 25 पाउंड जो है वो देने पड़ेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं, तो एक दिन में तो ये मसला हल होने वाला नहीं है। हाँ, अब आ जाए यहाँ पर हुकूमत की तरफ। देखिए, हुकूमत से ज्यादा मैं समझता हूँ कि हुकूमत से ज्यादा अभी इस वक्त जिनके ऊपर ये मसला है ना, अवाम, उनको अगर इस पे रिएक्शन देना पड़ेगा। इसलिए हुकूमत से ज्यादा कह रहा हूं कि हुकूमत वाले, जवाद भाई ने कहा है ना कि हुकूमत वाले जो बैठे हुए हैं, अगर वो इस मुल्क में रहेंगे तो वो भी बराबर के साझेदार हैं। वो अच्छी चंगी तगड़ी मशीनें लगा के अपने घरों में वो हो सकता है थोड़ी हवा बेहतर कर ले, लेकिन वो भी इस मुल्क में है।
तो जिनकी जिनकी जानें ज्यादा मतलब कि सस्ती है ना इस मुल्क में, वो है वो आवाम। अभी देखिए 3 दिन का लॉकडाउन लगाया है। अब 3 दिन के लॉकडाउन को ना तो ताजर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना इसको कोई मतलब के रक्शे वाले कर रहे हैं, ना गाड़ी वाले कर रहे हैं। सभी इस पे आकर बैठ रहे हैं जी कि हुकूमत ने 3 दिन लॉकडाउन क्यों लगाया। आपको क्या लगता है कि हुकूमत को 3 दिन लॉक लगाने से कितने अरबों का नुकसान होगा? जब ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, जब मार्केटें नहीं खुलेंगी, जब रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे, जब काम कारोबार नहीं होगा, तो कितने अरबों रुपए का हुकूमत को नुकसान होगा। तो लॉकडाउन लगाने में इसमें हुकूमत का फायदा नहीं है, इसमें अवाम का ही फायदा है कि अगर आपको ये कहा जा रहा है कि 3 दिन आप और स्कूल आपके घर से किए हैं, बड़ी तकलीफ वाली बात है। जब भी कोई ऐसा मसला आता है स्कूल घर से करने पड़ते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई हल भी दूसरा नहीं होता। तो ये एक दिन में नहीं होना। हुकूमत इस पे अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में ना जो सरकारी बसें हैं उनकी अगर मैं तादाद बताऊं तो आपको खाली इस्लामाबाद में कोई 15-18 हजार बसेज हैं। देखिए एक 70 लोग अगर घर से निकले जवाद भाई, तो वो 70 मोटरसाइकिल लेके निकलेंगे या 70 गाड़ियां लेके निकलेंगे। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तगड़ी होगी तो वो 70 के 70 पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएंगे, और वो जो 70 मोटरसाइकिल या 70 गाड़ियां हैं वो कम से कम ये फुजला जो है ना निकलेगा और ना ये हवा इतनी खराब होगी। तो हमें सबसे पहले जो हुकूमत ने करना है वो है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम है वो बेहतर बनाया जाए। फिर दूसरा ये है कि ये जो आपके मुल्क में 70% टोटल 4 करोड़ में से आपके मोटरसाइकिल वगैरह हैं, इनको जितनी जल्दी हो सके आप इसको इलेक्ट्रिक पे लेके जाएं। अब आपको पता है दुनिया भर में, बल्कि हमारे अगर यूरोप में आप आए, जवाद भाई अमेरिका गए हैं, तो अब मोटरसाइकिल से भी आगे की चीज आ गई है। वो साइकिल है लेकिन वो चार्ज होती है और चलती मोटरसाइकिल जितनी तेज है। हमें उस तरफ भी जाना पड़ेगा। हमें देखिए पूरी दुनिया इस वक्त स्कैंडिनेविया में, हॉलैंड में अगले 10 साल के बाद 50% गाड़ियां जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक पे आ जाएंगी। तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जाना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अपना बेहतर करना पड़ेगा। पेट्रोल जो आपके मुल्क में इस्तेमाल होता है वो दुनिया का गंदा तरीन पेट्रोल आपके मुल्क में, आपके डीजल इस्तेमाल होता है। आप यूरोप में देखें 97 है, 95 है, वन ऑफ द बेस्ट पेट्रोल है जो यहाँ पर यूज होता है। हुकूमत को उस तरफ भी जाना पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात कर रहा हूँ, हुकूमत उस तरफ जाएगी भी इन चीजों की तरफ, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बराबरी पार्टी के लोगों की भी है, नून लीग की भी है। उसके अलावा जो किसी भी पार्टी को नहीं मानते उनकी भी जिम्मेदारी है। इस मुल्क के अवाम की और पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि वो इसमें अपना हिस्सा डालें। और जब तक वो अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, हुकूमत कुछ भी कर लेगी, हुकूमत जैसे भी कर लेगी, मसला हल नहीं होना। ये इस दफा अगर आप जवाब में ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर मतलब इस दफा पहली दफा यहाँ पर जो अशराफिया है वो भी इसमें पिसेगी, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन नुकसान फिर भी ज्यादा किसका होना है? जिनके पास कम सहूलतें हैं। तो हुकूमत और अवाम जो है वो दोनों मिलकर चलेंगे तो इस मसले से निकलेंगे। लेकिन ये मसला है बहुत गंभीर, इसको लाइट नहीं लिया जा सकता, और ना इसको हुकूमत लाइट ले रही है और ना ही इसको अवाम को लाइट लेना चाहिए। हुकूमत अपने तय जो करेगी, जाहिर है वो हमें लगेगा कि कम कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तेज नहीं कर रहे हैं। गाड़ियों की तरफ, ट्रांसपोर्ट की तरफ बहुत सारे मिसाल है। अभी हमारा एक प्रोग्राम है मंगल को इंशाल्लाह ताला, ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर उनके साथ होगा, उनसे पूछेंगे कि ये जो 4 लाख गाड़ियां हैं इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, उनके साथ भी होगी। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों को अली साहब मिलकर चलना पड़ेगा, हुकूमत को भी और पब्लिक को भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जवाद भाई, आपका चूंकि गिरफ्त है, स्टडी है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पर, और आप जानते हैं वहाँ के हालात वाक़यात को काफ़ी हद तक, तो वहाँ पर इन मसाइल से कैसे निपटा जाता है? ये मसाइल पैदा ही नहीं होने दिए जाते। और इस वक्त हुकूमत ने अपनी 10 साला पॉलिसी तो दी है स्मोक से निपटने के लिए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का ज़रा मैं बताइएगा अभी, और क्या उस मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए? यार पहली बात तो ये है कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को मॉडल बना के हम अपने मुल्क में कुछ कर सकें, क्योंकि वहां पे तो आबादी जो है, रकबा इतना ज्यादा है आबादी के हवाले से कि आबादी देखें, स्वीडन की जो है तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। इसी तरह डेनमार्क जो है वो तकरीबन 65 लाख 70 लाख के करीब है। और इसी तरह जो नॉर्वे है वो तो बहुत ही कम है, तकरीबन 50 या 51 लाख उसकी आबादी है। तो इतनी छोटी वादियों में इस तरह के मसाइल तो होते ही नहीं है, होने ही नहीं चाहिए। और वहाँ पे एक और भी बड़ी मजेदार बात है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में गाड़ियां ही आपको बहुत कम नजर आती हैं। आप पता है जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, और आप एयरपोर्ट से निकलते हैं, तो नॉर्वे में फर्ज करें, मैं तो तीनों मुल्कों में गया हूँ, इन 3 में तो गया हूँ मैं। तो नॉर्वे में फर्ज करें आप निकलते हैं, क्योंकि वो सबसे कम आबादी है, तो आपके सामने गाड़ी नहीं होती कोई। आप हैरान हो जाते हैं, इतनी खूबसूरत जगह होती है, लेफ्ट पे भी बड़े बड़े वो ग्रीन एरियाज है, राइट पे भी, यहाँ दरमियान में आप जा रहे हैं सड़क पे, ऐसे लगता है जैसे किसी ख्वाब की दुनिया में।
और गाड़ी कोई नजर नहीं आती, फिर थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी को नजर आती है, फिर एक बार थोड़ी देर के बाद गाड़ी नजर आती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एयरपोर्ट से थोड़ा सा भी आगे चले जाएं तो ऐसे मुल्कों में तो इस तरह के इश्यूज ही नहीं होते। और जो मुझे लगता है कि हमें अगर किसी से सीखना चाहिए तो वो ऐसे मुल्कों से सीखना चाहिए जहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, जैसे चाइना है, जैसे जी जैसे ये इंडिया है। इंडिया ने भी थोड़ा बहुत किया इसमें काम, हालांकि इस वक्त वो भी बड़े बुरे हालात में है। वो तो बल्कि आपको पता ही है, वो पंजाब के अंदर एक आदमी जो है वो भी, उनका जो हुकूमती आदमी था, वो मरीम नवाज शरीफ को कह रहा था कि आप क्या कर रही हैं, आप कह रही हैं कि इधर हवा हमारी तरफ से आ रही है, और जुगते वो लगा रहा था, वो और दिल्ली जुगते लगा। वाले कह रहे हैं कि हवा हमारी तरफ से जा रही है। तो वो इस तरह की बातें भी कर रहा था। लेकिन देखिए, चाइना में बहुत ज्यादा जो काम हुआ है ना, वो हुआ है ग्रीन, जो उन्होंने टेक्नोलॉजी है उनकी। और आप देखें कि वहां पे उन्होंने एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए ये वाला जो काम किया ना, कि उन्होंने सारा का सारा ब्रांड एनवायरनमेंट का वो खत्म करके उन्होंने इस पे डाल दिया है कि आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिसके अंदर, जैसे उन्होंने कहा था कोल है या जिस तरह ऑयल है या इस तरह की चीजों से वो निकलें, और ग्रीन हाउसेस की बात वो करते हैं। पाकिस्तान में अब जो है स्मोक का जो मामला है, मैंने आपको कहा है कि 83.7 जो है परसेंट, वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल्स का है, सिर्फ ऑटोमोबाइल्स का है। इतनी ज्यादा गाड़ी कैसे हो सकती है इतने ज्यादा, इतने कम आबादी में, सॉरी, इतनी ज्यादा आबादी में इतनी ज्यादा गाड़ी जो है वो लेके आने की जरूरत क्या है, जब हमारा इतना सा रकबा है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये जो बसेस हैं, ये जिस तरह इन्होंने भी कहा, पहले भी मैंने कहा था, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। आप कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, कंक्रीट का जंगल है जहां हम रहते हैं, इर्द गिर्द हमारे सारी बिल्डिंग्स हैं, इधर हमने दरख्त काट दिए हैं, हमने वेजिटेशन का खत्म कर दिया है काम। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह मसला हल नहीं होना, ये बहुत ही मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी आपको चाहिए। आपको दरख्त भी लगाने पड़ेंगे, आपको ऑटोमोबाइल्स की तादाद कम करनी पड़ेगी, बसों में जाना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना पड़ेगा। उसके अलावा फिर आपको ये जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन 9% है जो उससे उससे हो रही है, स्मॉग के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है। और इसी तरह तकरीबन जो हाउस होल्ड जो है ना और कमर्शियल जो है वो बहुत कम है। वो हैरानी की बात है कि लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 1% के करीब है, मतलब पॉइंट्स में भी है उनके। लेकिन जो असल है वो इंडस्ट्री है, वेस्ट है और एग्रीकल्चर है। तो इसमें आपको 4% और 9% है ये एग्रीकल्चर, और ये जो वेस्ट है ये 4% है, 9% इंडस्ट्री है, और बाकी जो है वो आपका ऑटोमोबाइल है, ये सारा का सारा जो। अब मुझे बताइए कि ये ऐसी सिचुएशन है कि आप कोई भी चीज आप कहेंगे ना कि ये ऐसे कर लें वैसे कर लें, जो भी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे सारा जो बोझ है वो है स्मॉग का, वो आ रहा है ऑटोमोबाइल से। तो इसी का ही असल में कुछ करना पड़ेगा। अभी जितने भी रिसर्चेज हो रही हैं और जितने भी टेलीविजन पे भी लोग आगे बात कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स हैं या जो ये जो हमारी जो अदारे हैं उनके एक्सपर्ट्स आते हैं वहां पे अहदेदार, वो यही कहते हैं कि जी सबसे बड़ा मसला यही है। और मुझे अच्छी तरह पता है कि मरीम नवाज शरीफ और मरीम औरंगजेब, इन दोनों ने भी ये कहा है कि ये जो मसला है ना ऑटोमोबाइल्स का, और ये जो तेल जो हम जला रहे हैं, यही सबसे बड़ा इशू है इस वक्त। तो ये तो इतना जल्दी खत्म नहीं होता। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हमारे हाथ में है नहीं। हम लाहौर, हम अपने घर में क्या कर लेंगे, जो पॉइंट कुछ जो हम दे रहे हैं स्मॉग के अंदर कंट्रीब्यूशन, वो क्या उससे हो जाएगा। तो ये तो मामला जो है ये पॉलिसी साजों के हवाले से है, और ये बड़ा मामला है, ये आम बंदा हल नहीं कर सकता। हम थोड़ा बहुत कर भी लें कोई कंट्रोल, तो क्या करेंगे कंट्रोल। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का मामला है। हाँ, उनको रेट अपनी करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर रेट आप अपनी नहीं कर सकते, कायम नहीं कर सकते इस रियासत में, जो कि हमें तो अभी नजर आता है कि कभी वो पीटीआई वाले बाहर आ जाते हैं, कभी कोई और पार्टी बाहर आ जाती है, यहाँ तक हो जाता है कि लोग जत्थे लेके आ जाते हैं किसी सूबे से और आके वहां पे धमा चौकड़ी मचाते हैं। तो हमें तो वहां भी रेट अभी सही तरह से नजर नहीं आ रही। और मुझे यकीन है कि जब तक ये नहीं होगा इस मुल्क में ऐसे ही होता रहेगा। तो ये वाली रेट फिर कैसे करेंगे आप, या आपने लोगों को अगर कहना है कि यार ये ना करें ये करें, आप बैंकिंग सेक्टर को कुछ कहते हैं, आप यहाँ के सरमायादार को कहते हैं, जिनकी यहाँ पे कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं सेल परचेज का, जो इधर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, इन सबको आपको एतमाद में लेके ये मामला हल करना पड़ेगा। और ये पॉलिसी जो है लेवल पे होता है, ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट में कहे
कि ये है और वेल रिसर्च हो, वो जो भी उसकी रेमेडी है। अगर वो कहे कि आपका ये रोल बनता है तो हम अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है, लेकिन आखिरकार ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी जो इसकी है वो गवर्नमेंट पे आती है और रियासत पे आती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सिंधला साहब, अभी जवाद भाई ने बात की कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो गवर्नमेंट की है, उन्होंने सब कुछ करना है। अब गवर्नमेंट को हम सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि भारत से स्मोक आती है या क्रॉप्स जो बर्निंग है उसकी वजह से होती है, फसलें जलाई जाती हैं। तो भारत से जो स्मोक आती है वो पेशावर तो नहीं, वहां से आती है ना, पेशावर का बॉर्डर तो नहीं लगता भारत के साथ, या इस्लामाबाद का बॉर्डर तो नहीं लगता भारत के साथ, तो क्या सब कुछ भारत से ही आता है? आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, आपका क्या स्टांस नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये भारत वाला मामला जो है इसको हमें बिल्कुल हाँ भी इसको नहीं रखना चाहिए, और ना ऐसा प्रॉब्लम है। अगर 3% या हाँ 2 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है वो आती है। और दूसरी बात यह है कि अगर मुल्तान में या उससे आगे भी और इधर पेशावर तक कौन सी फसलें जलाई जा रही हैं, या फिर वो हवा हाँ कहाँ से जाई जा रही है, वो असल बेसिक मसला है जो उससे आंखें नहीं चुरानी चाहिए, और वो आपके ट्रांसपोर्ट का ही है। और वो आप देख रहे हैं, क्योंकि उसकी वो जो परसेंटेज बताई जा रही है उसको देखने के बावजूद भी अगर किसी दूसरी पे डालेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में उससे मसला हल नहीं होगा ना। हाँ, जब ज्यादती हमें होगी है। शहबाज शरीफ साहब ने जब उनको पता लगा था कि डेंगू कितना खतरनाक बीमारी है, और जब वो टीमें श्रीलंका से आई थी, उन्होंने लाहौर के सर्वे करने के बताया था कि 5-7 हजार बंदा मरेगा, तो शहबाज शरीफ साहब ने उसको एक्सेप्ट तो नहीं किया था ना। उन्होंने कहा था जी कि कल, उन्होंने कहा जी कल नहीं, अभी और इसी वक्त से शुरू किया था, फिर आपने देखा था। और आज भी लोग मिसालें देते हैं, उनको लाख एतराज हो सकता है शहबाज शरीफ की किसी पॉलिसी से, लेकिन डेंगू वाली पे तो उनकी वो आज भी तारीफ करते हैं। तो हमें शहबाज शरीफ साहब वाला एक्शन चाहिए, और इंशाल्लाह ताला वो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखें, सिर्फ हुकूमत पे डाल देना और सिर्फ हुकूमत को कहना कि हुकूमत ही करेगी, तो सोचे अभी तो फिर मरियम नवाज है, मरियम औरंगजेब है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। इतना तो हमें यकीन है। सोचे अगर ये वाला पिछले जो 3, 3.5, 4 साल बुजदार साहब के गुजरे हैं उसमें क्या हुआ होगा, और अगर कुछ हुआ होता तो आज ये सिचुएशन ना होती। लेकिन मैं बड़ा पर उम्मीद हूं कि अगले 3 साल 4 साल के बाद ये पोजीशन नहीं होगी। आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बहुत हद तक एक्टिव किया जा चुका होगा। आपकी जो इलेक्ट्रिक बसें अगले कुछ सालों में जो है वो पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा आएंगी। खाली लाहौर में देखें, अगर अली साहब ये जितनी गाड़ियां चल रही हैं, जवाद भाई जिक्र कर रहे हैं, अगर यही आपकी शदारा से लेके गज्जू माता तक और उधर फिर बाटापुर से लेकर जो यहाँ पर मोटरवे के कॉर्नर पे आके मेट्रो चल रही है, अगर ये ना होती जिसमें लोग लाखों की तादाद में डेली बेसिस पर सफर कर रहे हैं, सोचेंगे और कितनी गाड़ियां और कितने रक्शे और कितने चिंची होती और हालात कितने खराब होते। लेकिन अगर इस जैसे 3-4 निजाम और लाहौर में चल रहे होते तो ये रक्शे कम होते, गाड़ियां कम होती कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर कर रहे हैं उन इलाकों को जहां पर ये अवेलेबल नहीं है। तो हमें इन्हीं चीजों को, इन्हीं तरफ जाना चाहिए, यही हल जाना, और यही हल है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो और कम से कम। और फिर दूसरा, साथ में पहले बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको आनी पड़ेंगी, लानी पड़ेंगी। और देखिए ये जो मोटरसाइकिल है या ये जो जिस साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ वो प्योर साइकिल है। मेरा बच्चा अपना उस पर जाता है और वो रात को गया तो मुझे बता रहा था कि वो 32 किलोमीटर पर माइल चलती है। तो वो साइकिल है, इलेक्ट्रिक से चार्ज होती है, उसका किसी किस्म का कोई मसाइल नहीं है, वो किसी किस्म की कोई पोल्यूशन पैदा नहीं करेगी। तो हमें, और ये मतलब कि इतनी महंगी भी नहीं होगी। अभी आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिक्र किया, मैं इधर ऐड ऑन करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम जाते हैं तो वो महंगी बहुत है। आप देखिए पाकिस्तान में प्राइसेस बहुत ज्यादा है, मतलब आम व्हीकल से ज्यादा महंगी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो क्या फिर हुकूमत को नहीं चाहिए कि उसके ऊपर सब्सिडी दे, कोई रिलीफ निकाले, कोई इस तरह का सिस्टम निकाले कि मेरा लोग नहीं ख्याल इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएं? सब्सिडी, अली साहब सब्सिडी दिए बगैर भी बात बन जाएगी। लेकिन देखिए हुकूमत तो चलने दे, हुकूमत को काम तो करने दे, हुकूमत कुछ करेगी, हुकूमत को मौका मिलेगा तो कुछ करेगी ना। देखिए 2 तरीके उसके हो सकते हैं ना। आप जैपनीज गाड़ियों की तरफ ना जाएं, आप टेस्ला की तरफ ना जाएं। आपके नेबर कंट्री है ना, आपके साथ काम कर रहा है, ये जो आपका सी पैक है ये क्या है, इसके साथ जो इंडस्ट्री सारी आनी है वो यही आनी है ना। अब देखिए दुनिया भर में, जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ यहाँ पे टेस्ला की प्राइस है 1,60,000 यूरो, चाइनीज गाड़ी 40,000 यूरो में मिल रही है। चाइनीज गाड़ी अगर किसी दूसरे मुल्क के इश्तराक के हॉलैंड में आ गई है, डेनमार्क में आ रही है, नॉर्वे में आ रही है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकती? देखिए उसमें तो आपको सब्सिडी देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना। 1,60,000 की गाड़ी है टेस्ला और उसके मुकाबले में 40,000 की गाड़ी है वो आपको मिल रही है चाइनीज। तो चाइनीज गाड़ियां जब पूरी दुनिया में जा रही हैं तो आपके पास क्यों नहीं आ सकती? हमें गवर्नमेंट को बजाय के, लेकिन जाहिर है अब गवर्नमेंट के भी अंदर बैठे हुए लोगों के वो फिर इस पे मेरे ख्याल में जवाब पे ज्यादा अच्छे तरीके से बात करेंगे, कौन रुकावट होगा, कौन नहीं चाहेंगे। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, कौन। मैंने तो कहा है कि जिनकी कंपनीज है ना ये सारी मैन्युफैक्चरिंग और जो इधर बैठे में प्लांट्स लगा के, वो सारे भी प्रॉब्लम ये है ना कि एक रूलिंग क्लास तो एक ही है। तो बहरहाल आप बात कीजिए जी बिल्कुल। तो अली साहब ये अगर देखें, ये करना पड़ेगा, हुकूमत के बस में नहीं है ये चीजें किए बगैर ये मसला खत्म नहीं होना। और इसमें सांस वजीर आला की बेटी ने भी लेना है, मैंने भी लेना है, जवाद भाई ने भी लेना है, अली की बेटी ने भी लेना है, सीएम पीएम गवर्नर सब ने लेना है।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी लेनी है, यहाँ पे आके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी सांस लेना है। इससे कोई भी मुबरा नहीं है, तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक साइकिल की तरफ जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक जो आपके ट्रांसपोर्ट के रक्शे हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। और ये इस पे हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हमें अगले 2-4 साल में इसके में इनकलाब लाना पड़ेगा और जंगी बुनियादों पर काम करने पड़ेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो हालात आपके सामने। और देखिए ये सर्दियों में होता है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये देखिए, अच्छा मजे की बताऊं मैं, सर्दियों में ही नहीं होता जवाद भाई, ये पूरा साल है, नजर हमें सर्दियों में आता है, नजर आना शुरू होता है, बिल्कुल ऐसा है नजर अगर आप ये समझते हैं ना कि ये जून जुलाई में, क्योंकि जून जुलाई में गर्मी होती है, हीट से ये बैठ जाता है, और सर्दियों में ये आपको हैंग हो जाता है, फिर ऊपर से आपकी धुंध पड़ जाती है। होता ये पूरा साल है, बीमारी हम पूरा साल लेके चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम किसी भी वाकई है ना हर वक्त, जी हर वक्त आलूदा है, लेकिन क्योंकि हमारा एक रिवाज है कि जब चोरी हो जाती है तो फिर हम लोग कैमरे लगवाने, सिक्योरिटी सिस्टम लगवाना शुरू कर देते हैं, उससे पहले हमें नजर नहीं आता, हमारे कहते हम लोग बिल्कुल सेफ है। तो ये साल पूरा होता है और इसमें जितनी जल्दी हो जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हुकूमत, अली साहब, इस पे आने वाले 5, 10, 15, 20 दिन में आप हुकूमत की बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। ये 10 साल के जो प्लान है वो सामने आएंगे, हम ज्यादा अच्छे तरीके से बात करेंगे। और ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि हुकूमत नहीं कुछ करेगी, और इस हुकूमत से तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ताला, हाँ ये एक अलहदा बात है, वो अभी शेर अफजल मरवत साहब बैठे थे, वो कह रहे थे अच्छा धुंध आ जाएगी, स्मोक आ जाएगी तो हम इनको नजर ही नहीं आएंगे। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला की जात बचाए, ऐसे लोगों से। यार मैं तो हैरान हूं कि मैं बार बार करनी पड़ती है इनकी बात, क्या करे आदमी। मुझे लोग कहते हैं आप इमरान खान के बारे में बात क्यों करते हैं, और मैं कहता हूँ यार इस पाकिस्तान में मसला है क्या, इस पाकिस्तान में मसला है ही इमरान खान। देखें इस मुल्क के अंदर कितने बड़े बड़े इश्यूज हैं, कितने बड़े बड़े इश्यूज हैं, हमने वो रिजॉल्व करने हैं। और वो भी एक सियासी क्यादत जो है जिन सारी पार्टीज की, वो कोई मिल के बैठेंगे, कोई आपस में कोई बातचीत करेंगे, डायलॉग होगा तो कुछ होगा ना। अब आप वो इश्यूज रिजॉल्व करने के बजाय आप अगर कह दें कि ये सारे चोर हैं, सारे डाकू, हम ये कहते हैं कि ये अमीर लोग हैं और हमें इनसे सियासी लड़ाई लड़नी है अपने हकूक के लिए, लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये चोर डाकू है और इनकी ऐसी की तैसी हमने बैठना ही नहीं है। भाई अमीर ने भी इसी मुल्क में रहना है, सारे इश्यूज उसने भी फेस करने हैं। अगर हेल्थ की या एजुकेशन की और बाकी एनवायरनमेंट की मसले इस हद तक हो गए कि लोग बिल्कुल ही खत्म होने वाले हो गए, तो वो बाहर निकल के किनके घरों में घुसेंगे, वो अशराफिया के घुसेंगे ना, वो अपर मिडिल क्लास ही घुसेंगे। तो इसलिए मसला तो सबका है, प्रॉब्लम ये है कि इनको कोई बैठना नहीं चाहता साथ। तो पीटीआई जो है ना, मैं इनको आपके प्रोग्राम की वजह से एक बार फिर कह रहा हूँ कि बाज आ जाएं। आप लोग बेशर्म हो चुके हैं, आप लोग बेगैरती की इंतहा को छू रहे हैं अब, कि आप इमरान खान जब तक बैठ के जेल से वो लगा रहेगा बदतमीजी और बदलिहाजी करना, और वो लगा रहेगा इस बात पे कि जी मैं तो नहीं छोड़ूंगा और मैं तो ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अगर वो ये करता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसके जो मालकान है पुराने, जो जिन्होंने उसके साथ एहसान किया था और जिनकी इसने नमक हरामी की थी, मैंने तो नहीं कहा था ना वज़ीर आज़म बने आप उनके बूट पॉलिश करके। तो जब वो आपने उनके साथ इस हद तक उनको आंखें आप दिखाते हैं, तो फिर तो ये मसला तो आप दोनों का बना हुआ है ना, हमारा क्या कसूर है इसमें। भाई ये एक आम, मैं एक पार्टी का चेयरमैन हूं, हम इस मुल्क के अंदर इश्यूज रिजॉल्व करना चाहते हैं। हम कहते हैं यार ये इश्यूज हैं, इसमें तबकाती इश्यूज भी हैं कि गरीब आदमी के लिए ये है और अमीर आदमी के लिए ये। आप बजाय इस पे बात हमें करने के, आप कह रहे हैं जी मुझे जेल से निकालो। भाई आपने जेल से निकल के क्या करना है? आपने पहले क्या कर लिया था? जब आपने 3.5 साल हुकूमत की थी तो क्या कर लिया था? तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अभी भी अगर हम आपको बाहर निकालें, मिसाल के तौर पर इस वक्त हम आपको बाहर निकाल दें, कि आप स्मॉग ठीक कर लेंगे एक दिन में? आप बताएं, हो सकता है कि ये पीटीआई आए और स्मॉग का मसला हल कर दे एक दिन में? ये तो कहते थे कि हम तो 90 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे, ये कहते थे कि महंगाई नहीं होगी हमारे मुल्क में जब हम आएंगे, बाहर से लोग डॉलर लेके आएंगे, यहाँ से पाकिस्तानी पासपोर्ट जो उसकी इज्जत होगी। 3.5 साल में क्या हुआ? उल्टा हो गया सारा कुछ। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये बात ठीक है, इन लोगों को भी कोई ख्याल करना चाहिए, इन लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। शेर अफजल मरवत की तो मुझे समझ में नहीं आती। ये आदमी जो है, ये एक तरफ जो है वो कभी कभी कोई बेहतर बात भी कर देता है, कभी कभी वो पहले वाले पे चला जाता है। वो जो उसने कहा था, वो जो भी लफ्ज उसने बोला था बुरा सा, और वो लफ्ज जो है फिर वो सारे शुरू हो गए उसको बोलना, मैं बोलना भी नहीं चाहता। वो जो वाओ से लफ्ज उसने एक बोला था, अब वो बार बार वही शुगर लगाने की कोशिश करता है, बार बार वही मजाक करता है। और ये सारे के सारे इस वक्त इनका जो मैंने देखा माइंड सेट जो है ना, और जिनका वो क्या कहते हैं, इनका जो जोन है इस वक्त, जिस जोन में ये बैठे हुए हैं, शहबाज गिल से लेके ये मोहित पीरजादा से लेके इनके सपोर्टर से लेके इनके सारे लीडर्स से लेके इनके, आप ट्विटर पे जाएं या फेसबुक पे जाएं, ये मजाक कर रहे हैं बकायदा, ये शुगर लगाते हैं। और भाई इस मुल्क के अंदर सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, आप शुगर लगा रहे हैं। ये किस किस्म की पार्टी बन चुकी है? ये मुल्क
किसी के खिलाफ दुश्मनी कर रही है। तो मैं बहरहाल ये बात करने के बाद फिर वापस मैं ये कहने आऊंगा कि देखें, मुझे पता चला है अभी रिसेंटली कि खबर मैंने ये पढ़ी है, ये प्रवेश साहब शायद बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये मुस्लिम नून की खबर है। उन्होंने कहा है कि हम इलेक्ट्रिक बसें जो है वो खरीदने लगे हैं और जी। चंद हजार उन्होंने कहा है कि हम खरीदने लगे हैं और इसके बाद बड़ा फर्क पड़ेगा। देखें, ये एक अच्छी खबर है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी सूरत में इसके अलावा कोई हल नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं प्रवेश साहब के साथ इस मामले में, क्योंकि देखिए जो पढ़ी लिखी बात करेगा, जो सोच समझ के बात करेगा, जो डेटा दे के बात करेगा, न्यूज दे के बात करेगा, पाकिस्तान के इश्यूज को देख के बात करेगा, तो वो फिर बात भी थोड़ी रैशनल होकर करेगा ना। ये तो नहीं कि मैं नून लीग एक हमारे खिलाफ एक सियासी, मतलब हम उसके सियासी मुखालिफ हैं तो हम उसके खिलाफ शुरू हो जाए बात करना। ये बात एक अच्छी कर रहे हैं वो। बल्कि मुझे तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी एक पैगाम देना है कि भाई ये टाइम नहीं है। आपने कल से दोबारा महाज खोल दिया अपने एलाइज के साथ। आप कल से कह रहे हैं कि जी मुस्लिम नून ये कर रही है, और यार ठहर जाए, आपको अपने वोट बैंक का पता चल गया मसला, वो आपको ये मसला बड़ा हुआ है। यादव के ना तमाम रूलिंग क्लास ऐसे करिए, आप भी शामिल है, आप एक पार्टी को शुरू हो गए, क्योंकि अब उनका क्या मसला है, इन्होंने मिलके 26वीं तरमीम भी कर ली, इन्होंने मिलके अब ये जो है जो भी इमरान खान का मामला था वो भी इनके ख्याल में ठीक हो गया। काजी फाइजा ने भी आइन और कानून के अंदर रहते रहते इसका मामला काफी हद तक सॉल्व किया। तो अब ये कह रहे हैं कि चलो ये तो हो गया ना, अब हम तो सेफ हैं, अब आपस में लड़ते हैं, अब हम अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, अब हम अपनी दोबारा वही शुरू करते हैं सियासत। इसको पाकिस्तान इसका नहीं मुतहम्मल हो सकता कि आप पार्टीज के खिलाफ सिर्फ बात करें। आप या तो बात करें पूरी रूलिंग क्लास के खिलाफ, आप कहेंगे जी अमीर और गरीब का मामला है, इनको चाहिए कि हमारे लिए कुछ करें, अगर ये बैठे हुए नहीं तो उतर जाए। लेकिन ये बड़ी ज्यादती है कि आप जब स्मॉग है इस वक्त इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, इलाज के हैं, तालीम के हैं, उसके अलावा लोग जो हैं उनके अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, बहुत सारे। देखें आप इस वक्त अपनी सियासत ना चमकाएं, खास तौर पर पीटी पे आप लोग तो कम से कम को ख्याल करें, बाकी जो इस वक्त मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है या रियासत है, और ये स्मॉग का मसला जंगी बुनियादों पे इमरजेंसी लगा के इस मुल्क के अंदर हल करना चाहिए। और ये अदरवाइज ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। इस मुल्क के अंदर बीमार लोग नजर आएंगे आपको हर तरफ, आपको हर तरफ लोग जो है वो बीमारियों में जकड़े नजर आएंगे, कमजोर लोग नजर आएंगे। पहले स्टंटेड ग्रोथ है यहाँ पे लोगों की बहुत ज्यादा, वो स्टंटेड ग्रोथ तो दिमाग की होती है ना, फिर आपकी जिस्मानी कमजोरियां और जिस्मानी बीमारियां भी आपको शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है। ये लंग्स और हार्ट ये डायरेक्ट इसको जो है ये असर डालती है। उसके अलावा फिर ये आपके लिवर फंक्शंस भी खराब करती है या आपकी किडनीज भी खराब करती है, क्योंकि आप इतना ज्यादा पोल्यूशन जो है अपने अंदर लेके जा रहे हैं, तो वो कहाँ निकलेगा, वो एक्सक्रीशन से निकलेगा ना, पसीने से निकलेगा, एक्सक्रीशन से निकलेगा, बाइल के थ्रू निकलेगा, लिवर उसको निकालेगा, तो किडनीज निकालेंगी उसको, तो कितना आपका बॉडी जो है वो सहार सकती है। मुझे लगता है कि इसको मिल के रिजॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए फिर मैं कहूंगा बहुत ही ध्यान से रिसर्च करके साइंटिफिक बुनियादों पे बाहर के लोगों को भी बुलाया जाए और एक पूरा एक पॉलिसी एक लाएअमल ऐसा बनाया जाए कि इस मुल्क को कुछ अरसे में, चाहे 2 साल हो, चाहे 4 साल हो, चाहे 6 साल हो, चाहे 10 साल हो, एक ऐसा पूरा एक प्लान बनाया जाए जिसको कोई भी गवर्नमेंट जो भी आए वो उसको इम्प्लीमेंट करना ना छोड़े। अदरवाइज तो ये मुल्क जो है तबाह हो जाएगा और इसके लोग जो है वो मरेंगे भी और बीमार भी होंगे हर वक्त। बिल्कुल ठीक है जज्बात भाई, इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप क्या सुजेस्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त स्मोक है और शदीद स्मोक है, और इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की कॉल दे रखी है, वो लोगों को इकट्ठा करके डी चौक लाना चाहते हैं, इन लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने वाली बात है। तो आप लोगों को क्या मशवरा देंगे कि मुलतवी कर देना चाहिए, या लोगों को तो कम से कम बता, अवाम तो अवाम ही है ना, चाहे किसी भी पार्टी में। अली मैं तो यही कह रहा हूँ, प्रवेश साहब को भी मैं यही कह रहा हूँ, आप दोनों जो है इस वक्त बाकायदा आप नब्ज देख रहे हैं लोगों की, आप हर वक्त जो है लोगों के ऊपर मतलब जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, इश्यूज जो भी हैं, जो करंट इश्यूज हैं, उसके ऊपर आपकी नजर है। मुझे एक बात बताएं, मैं फिर पूछ रहा हूँ, इस मुल्क में मसला है क्या इस वक्त? इस मुल्क में मसला है इमरान खान, इस मुल्क में मसला है पीटीआई, और ये कोई अपनी नजरें चुरा नहीं सकता इससे। सारा सोशल मीडिया नफरत
और तकसीम से भरा हुआ है आपका। मैं वहां मैंने कभी जिंदगी में गाली नहीं निकाली, मैं गाली नहीं निकालता, मेरे सब दोस्तों को पता है, मेरे पुराने दोस्तों को भी पता है, नए को भी। लेकिन मैंने इतने सख्त अल्फाज भी नहीं बोले कभी जितने मैं आजकल बोल रहा हूँ। यार ये इसलिए बोल रहा हूँ, इतने सख्त अल्फाज इसलिए बोल रहा हूँ, गाली में दे नहीं सकता ना, तो मैं इतने सख्त अल्फाज इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे गुस्सा ही नहीं मेरा खत्म होता। ये एक चीज खत्म होती है दूसरी शुरू कर देते हैं। यार ये तो दुश्मनी कर रहे हैं हमारे मुल्क के साथ। इमरान खान जो है, इसकी गैरत खत्म हो गई है, इसकी आंखों में शर्म कोई नहीं रही। इस आदमी ने इस मुल्क के साथ इतनी ज्यादती की है, इतना इसने बदमाशी की है हमारे मुल्क के साथ। आप देखिए इसकी ये बदमाशी है जो अब ट्रांसफर हो रही है लंदन में, स्विट्जरलैंड में, जगह जगह जो है इसकी बदमाशी नजर आ रही है आपको। ये इसकी बदमाशी है। ये कहता था कि आप लोग जो है छोड़े ना किसी को, आप इनको सबक सिखाएं, ये सारे चोर हैं, डाकू हैं। और भाई एक तो चोरी आप साबित नहीं कर सके, आप साबित करें ना अदालतों में जाके। मैं तो ये कहता हूं कि चोरी के बगैर या धोखा दिए बगैर या बहुत सारी हुकूमती जो है मदद के बगैर, जो कि आपको नेपोटिज्म से भी मिलती है और आपको रेंट सीकिंग से भी मिलती है, उसके बगैर आप बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो सकते, हम मानते हैं। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इसने इतने पैसे चुराए, इसने इतने चुराए, ये चोर है, ये वाला बंदा चोर है, ये डाकू है। अब भाई आपके सारे मुल्क में यही कुछ चल रहा है, यहाँ पे इस तरह ही होता है। प्ली बार्गेन आपकी बहन ने भी की थी। आपकी यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो है वो एमनेस्टी स्कीम जो है वो आपने भी दी थी आगे, आपने एक्सटेंशन भी दी है जनरल को, जनरल बाजवा को, और आप दोबारा भी देना चाहते थे कि मुझे ले आए किसी तरीके से तो मैं दोबारा भी देने को तैयार हूँ। इसका मतलब नहाय सेल्फिश आदमी है, आप सिर्फ अपना आप देखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जिस जगह पे पहुंच गई ना तरीके इंसाफ, इसकी अब तबीयत साफ होने वाली है। मैं जो एक साफ बात करूंगा, इस दफा तमाम पाकिस्तानी अवाम मुझे सुन ले, पीटीआई के लोग भी मेरे हम वतन है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों ने आपको फसाद मचाया ना इस मुल्क के अंदर, मैं तो हुक्मरान नहीं हूँ, ना मैं हुक्मरान बनना चाहता हूँ, मैं तो हमारी पार्टी चाहती है, मैं चाहता हूँ हमारी पार्टी के आम लोग हुक्मरान बने या MNAs बने, MPs बने, वजीर आजम बने, मैं तो नहीं उसका वो तलबगार। लेकिन अगर वैसे मफरूजे के दौर में मैं कहता हूँ कि अगर हमारी पार्टी होती इस वक्त, तो हम तो आपकी तबीयत साफ करके रख देते, हम रियासत की रेट कायम करते। उसकी वजह यह है कि आप फसाद मचा रहे हैं हमारे मुल्क में, आपको शर्म नहीं आती। आपके एक्सपेट्रिएट लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान के अदारों के जो लोग हैं उनको गालियां तक निकाल रहे हैं, आप उनको पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, जबकि आपका जो लीडर है वो बूट पहुंचिया था, उन्हीं का बूट पहुंचिया था। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर कोई निकला है इनमें से, ये सारे सुन लें, अगर आप में से कोई निकला और आपने आगे फसाद किया और आप अपनी मशीनरी उसी तरह लेके आए जिस तरह, और ये गंडापुर को मैं बता रहा हूँ, ये जो अली मीन गंडापुर है, मेरा बड़ा पुराना वाकफ है, इसका भाई मेरा दोस्त था और ये मुझे मिलते होते थे, ज्यादातर मिलते रहते थे। ये भी उस जमाने में NC में पढ़ते थे, मैं उस जमाने में अपना म्यूजिक नया नया कर रहा था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से मैं फारिग हुआ था। तो ये लोग जो है, मैं इन सबको बता रहा हूँ, अगर अब आपने वही काम किया दोबारा, अब अगर आप इधर आए और आपने आके बदतमीजी की, आपने बदलियाजी की, और आपने इस मुल्क के अंदर सुबाइयत के ऊपर भी एक सवाल खड़ा किया, पख्तून को ले आए पंजाबी से लड़ाने, और बलोचिस्तान में आप उनको आजकल वो दे रहे हैं कि जी वो जी बलोच मिसिंग पर्सन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। हामिद मीर की तरह के लोग भी हमारे अच्छे खासे, मेरे उनके अच्छे टर्म्स हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ उनको क्या हो गया। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े मसले हैं, वो भी है मसला, इधर गुर्बत है, इधर भूख भी मसला है, इधर जचगी में औरतें मर जाती है पता नहीं कितनी, यहाँ पे साफ पीने का पानी ना होने से लोगों को कैंसर नहीं मतलब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, आप बल्कि कुछ कैंसर भी कहते हैं हो जाते हैं इससे। अब मुझे बात बताएं, इस मुल्क के अंदर कब तक हम इनसे पहलू तय करके सियासी बात करते रहेंगे? तो मुझे लगता है कि ये सारे लोग जो है ना, इनकी अब तबीयत साफ होनी चाहिए, ये आए अगर ये मशीनरी इस्तेमाल करें अपने सूबे की, ये इस मुल्क के अंदर आके पख्तून पंजाबी का खेल खेलें, बलोच का खेल खेलें, यहाँ पे ये सिंधी का, मुहाजिर का, जो कि कर रहे हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो इनको उसी तरह देखा जाए जिस तरह आप फिर देखते हैं फसादियों को, जिस तरह आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो मुल्क दुश्मनी करते हैं, इनको ऐसे ही देखा जाए जो 9th मई पे नहीं देखा गया वो इस दफा देखा जाए। और ये जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो बेचारे हमारी तरह के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, आप बेशर्मी ना करें, बेगैरती ना करें, क्योंकि इमरान खान के अपने बच्चे जो हैं, उसके 3 बच्चे तीरियन, कासिम और सुलेमान, वो तीनों फिर रहे हैं लंदन में, एंजॉय कर रहे हैं। वो एंजॉय करें, वो स्मॉग में भी नहीं रहते, वो वहां रहते हैं, और साथ वो अपने बाप
के लिए इतना भी ख्याल उनको नहीं है कि वो इधर आके अपने बाप की आज़ादी के लिए जंग लड़े, जो वो उनका बाप कह रहा है कि जी सारे कौम के लोग बाहर निकले, वो नहीं आते किसी सूरत में। फिर वो रह किसके पास रहे हैं? वो रह रहे हैं एक सेहूनी घर में, जहां पे बेन और जैक गोल्डस्मिथ उनके मामू हैं दोनों, और वो दोनों इसराइल के सिर्फ सपोर्टर नहीं है, वो इसराइल के क़याम और इसराइल का जो आइडेंटिटी शनाख्त है और उसके इस्तेकाम है, ये उसके सिंबल हैं, ये उसके सिंबल है। और ये पैलेस्टीन के खिलाफ ट्वीट करते हैं, खबरें आती हैं। और जमैमा जो है वो डबल गेम खेलती है। जमैमा आधी बात ये करती है, आधी वो करती है। इनमें से किसी ने आज तक नहीं कहा कि इसराइल को हम इस तरह की रियासत समझते हैं जिस तरह की वो है, ये कभी नहीं कहते। ये कहते हैं ज्यादती ना करें, देखें पैलेस्टीन के साथ, देखें ये इंसानी हकूक के हवाले से बुरा हो रहा है, लेकिन कभी इसराइल को उस तरह नहीं देखते जिस तरह बाकी दुनिया देखती है। तो इसलिए ये इमरान खान जो है ना, ये बाज आ जाए, इसकी मुनाफिकतों का बड़ा पता चल गया सबको, इसके झूठों का, इसकी जो बेगैरती है उसका, ये ट्रांसफर हो रही है बदमाशी और बेगैरती अब इसके लोगों में। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को ख्याल करना चाहिए। अगर आप अंदर हो गए इस दफा अगर आपको पकड़ा गया, तो मुझे नहीं लगता रियासत आपको छोड़ेगी। आपके माँ बाप को भी मैं कह रहा हूँ, आपके बहन भाइयों को भी मैं कह रहा हूँ, सियासत करनी है तो जिस तरह हम कर रहे हैं उस तरह करें, पार्टीज बनाएं, ऑर्गेनाइज करें लोगों को, उनके इश्यूज पे करें और लाए अमल दें। आप सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, आप बताएं कि इस मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए, और उसके ऊपर लोगों को अपने साथ मिलाएं। अगर आप ये नहीं करना चाहते और फसाद करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है आपके साथ वैसे ही निपटना चाहिए। अब ये सोचे बगैर कि आप पाकिस्तानी हैं, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर आपके साथ भी पाकिस्तान इसी तरह डील करेगा, अपनी रिट कायम करेगा। और अगर ये हुकूमत नहीं करेगी, मैं वरेज साहब को भी बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर ये हुकूमत ये नहीं करेगी इस दफा, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, और भी कुछ पार्टी साथ हैं, तो ये इनके लिए भी बहुत शर्म का मकाम होगा। क्योंकि आप कब तक इस मुल्क के अंदर अवाम का बेड़ा गर्क करते रहेंगे? हम क्या सारा ये तमाशा देखने के लिए रह गए हैं कि वो लोग एकदम निकले और आ जाएं और कहें जी हमारे बंदियों को बाहर निकालो? जो लीडर किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, जो सियासत करने को तैयार नहीं है, और जो सिर्फ और सिर्फ फसाद करने पे तैयार है, तो ये आम लोग बाज आ जाएं, उनके माँ बाप बाज आ जाएं, ये सारे बच्चे बाज आ जाएं, आप लोगों से बड़ा बुरा होगा। मैं आपको पहले से खबरदार कर रहा हूँ, आप लोग इनके झांसे में ना आए, चाहे वो लीमा खान हो, चाहे वो शेर अब्दुल मरवत हो, चाहे वो ये अली मईन गंडापुर हो, मैं इन सबको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये सारे के सारे जो है वो मेरे इर्द गिर्द से ही गए हैं। तो 24 साल हो गए हैं मुझे इस मुल्क के अंदर अपना म्यूजिक करते हुए, तो ये सारे आपके लोग मुझे जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। तो इनके असल चेहरे ये नहीं है जो आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे पावर, पैसा, शोहरत, नाम, ओहदे, ये इनके पीछे हैं। ये आपको अपने पीछे लगा रहे हैं, इनके अपने बच्चे तक बाहर नहीं निकलते। और सबसे पहले आप कहें कि इमरान खान ने बच्चे वापस बुलाए, फिर हम मानेंगे कि आप गैरतमंद हैं, और फिर आप भी पीछे निकले, फिर आपके साथ रियासत जो भी करेगी वो रियासत करेगी। लेकिन कम अज कम आप जस्टिफाइड होंगे बाहर निकलने में कि इमरान खान के बच्चे भी इधर आ गए हैं और सारी लीडरशिप के बच्चे भी आपके साथ पहली सफ में खड़े हों। और वो इन्होंने होना नहीं, तो आप यूज ना हो, आप इस्तेमाल ना हो, आप बाज आ जाएं, आपके साथ बड़ा बुरा होगा अदरवाइज। बिल्कुल ठीक है जी। परवेज साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं इसमें सिर्फ इतना ऐड करूंगा, स्मोक के हवाले से। हुकूमत ने देखें जो करना है सो करना है, क्योंकि जिंदगियां आपकी हैं। अगर हुकूमत नहीं करेगी और आपके किसी का नुकसान हो जाएगा, आपके बच्चे का, आपके बुजुर्ग का, तो आप हुकूमत का क्या कर लेंगे? तो उसमें हुकूमत का साथ दें। दो चार चीजें जो है ना वो रीजन है इसकी। एक तो ये जो फसलें जलाना है ना, फसलों के बाद जो फुजला जलाया जाता है, इस पे एहतियात करें। देखें हमारे दौर में जब हमारे बुजुर्ग ये काम करते थे, हम देहाती हैं, तो वो उस दौर में ऐसा नहीं होता था। हाथ से काटते थे, जमीन के बिल्कुल पास से रख के काटते थे, और उसके बाद हल चलाते थे, इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी क्योंकि मशीनें आ गई हैं, फसलें थोड़ी सी ऊपर से करती हैं, नीचे वाले हिस्से को जलते हैं, उसके लिए हुकूमत ने इंतजामात किए हैं काफी बड़े लेवल पे, और उसका इस्तेमाल करें, रेंट करें। एक तो वहां पर एहतियात करें, क्योंकि ये आपके अपने लिए, अवाम के लिए। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारा सनती आलूदगी है, इस पे कोशिश करें कि जो सनतों वाले सेठ लोग हैं, बाऊ लोग हैं, हुकूमत जो कर रही है वो अपने तौर पर इसमें जो फिल्टर्स लगते हैं, इसके अलावा इसकी जो दूसरी एहतियात है, खुदारा उसको बरतें। मैं बार बार कह रहा हूं कि हुकूमत जो करेगी, ये अकेले हुकूमत के बस का काम नहीं है, इसमें हर बंदे को साथ देना पड़ेगा हुकूमत का। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की जो जितनी ज्यादा गाड़ियां बढ़ रही हैं, एक तो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि ये गाड़ियों की तादाद जो बढ़ रही है, इस पे कुछ कंट्रोल करे। जो लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वाले हैं, उनके खिलाफ बड़ा सख्त क्रैकडाउन करे कि कोई हिम्मत और जुर्रत ना कर सके कि जिसके पास लाइसेंस ना हो कि वो गाड़ी चला सके। इससे भी जाहिर है गाड़ियों की तादाद कम होगी, और अगर हो सके तो
शहर में गाड़ियां निकालने, इस्लामाबाद है, हर बंदा 2-2 3-3 गाड़ियां लेके घूम रहा है, तो वहां पे भी कोशिश करें कि ऐसा निजाम बनाए कि कम गाड़ियां रोड पे आए, लोग ज्यादा से ज्यादा बसों पर सफर करें। और ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं जो 2 साल में आनी थी, कोशिश करें कि ये 6 महीने में आए और ज्यादा से ज्यादा रोड पे चल सके। अच्छा, मौसमी जो होता है ना इस आलूदगी वजह से, इसमें अवाम में एक मेरे ख्याल में हुकूमत उस पर एक मुहिम शुरू कर रही है कि उन लोगों को बता सके कहाँ पर किस जगह पे क्या जो है वो एहतियात करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें अली साहब, मैं समझता हूँ कि बार बार मैं इस बात पे ज़रा जोर दे रहा हूँ कि क्योंकि ये इससे हर इंसान, अली साहब, जो दुनिया में बच्चा नहीं आया ना, इससे वो भी अफेक्टेड हो रहा है। तो जो बच्चा दुनिया में नहीं आया उसका क्या कसूर है? तो उसको बचाने के लिए हुकूमत के साथ अवाम भी खड़े हो जाए और मेरे ख्याल में हम काबू पा सकते हैं। बड़ी कौम है, बड़ी नेशन है, सिर्फ हमने कोशिश करनी है और इंशाल्लाह ताला इस पे जरूर काबू पाएंगे। हुकूमत की कारकर्दगी आपको अगले 15 दिन, 20 दिन, महीने में, 2 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में नजर आएगी। 4-5 साल के लिए हुकूमत है और हुकूमत के पास चॉइस कोई नहीं है। हुकूमत इस पे सर जोड़कर बैठी हुई है और इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट आपको जल्द सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं एक बिल्कुल सिर्फ ठीक है बात जवाद करना भाई, मैं चाहूंगा यहाँ बात पे, करना चाहता था लैंड रिफॉर्म्स। जी जी जी, आप मैं एक बात कीजिएगा सिर्फ बात। करना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि ये जो है ना मामला, ये बिल्कुल आप इंडस्ट्री को भी देखें, आप उनको कहेंगे अब इनकी जो मिशन है उसको कंट्रोल करें, और ये कर भी सकते हैं, काफी हद तक कर सकते हैं। इसी तरह ये जो मामला है थोड़ा बहुत फसलें जलाने वाला, वो भी इसमें आ जाता है। फिर दरख्त ना होना और बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन होना, ये भी इसमें आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला जो वही है जो ट्रांसपोर्टेशन का है, तो उसको हल किए बगैर ये हल होना नहीं है, ये इसी तरह रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा सकते हैं आप, वो जिस तरह इन्होंने कहा, और वो जो लोग गाड़ी खरीद सकते हैं वो थोड़े पैसे डाल के इलेक्ट्रिक कार भी खरीद सकते हैं, मेरा ख्याल है। और अगर जी जो बिल्कुल ठीक मोटरसाइकिल है। खरीद और जो मोटरसाइकिल खरीद सकता है वो थोड़े और पैसे डाल के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी खरीद सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों को देखना जवाद भाई, कि आपकी जिन्होंने, इस बात में काट रहा हूं, आपकी मैं बात काट रहा हूं माफी के साथ। जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होगी या साइकिल होगी वो मोटरसाइकिल से सस्ता होगा क्योंकि उसमें किसी किस्म का इंजन नहीं होता, उसमें सिर्फ एक बैटरी और मोटर होती है, उसमें किसी किस्म, तो और वो ये एक्चुअली वो सस्ती है। और ये कितनी अच्छी बात है कि अगर ये सस्ती है तो फिर तो इसकी कितनी अच्छी बात है कि आप चाइना से इतना बड़ा मुआहिदा करें कि जी आप उसमें थोक के हिसाब से जब आप मंगवाते हैं, तो सिंपल सी बात है, सप्लाई एंड डिमांड जो होती है जिसका रूल है, उसमें खुद ब खुद और कीमत कम जवाद हो भाई, जाएगी। आप यहाँ के इंडस्ट्रियल को एक सब्सिडी देकर यहाँ पे एक नई सनत बना वो सकते भी हैं। कर जो सकते, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बना रहे हैं, आप चाइना बिल्कुल क्यों नहीं दे करें। रहे, अपने लोगों को खड़ा करें इसमें। हाँ, बिल्कुल ये करें। और ये जो फिर वही कहूंगा कि आपको अपना थोड़ा माफिया जो इसमें अंदर इन्वॉल्व है, जो जाहिर बात है कार का अपना और ट्रांसपोर्टेशन का अपना माफिया है, उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें इकट्ठी जो करनी पड़ेंगी। ये एक चीज से होना नहीं है, ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी है, और इसको आखिरकार तो हुकूमत ने देखना है, रियासत ने देखना है। और मैं तो कहूंगा कि किसी भी हुकूमत का एक का काम नहीं है, जो भी हुकूमत हो उस टाइम पे ये इस पे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें। मेरा निकाल के कौम पीछे हटेगी। और एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि आप एहतियाती तदाबीर जो कर सकते हैं ना, वो जरूर कर लें। जी अगर आप एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, आपको पैसे हैं तो आप लगा लें। अगर आप अभी रिसेंटली वो एक जर्नलिस्ट है हमारे जामी, वो वैसे तो आजकल पीटीआई के साथ उनका ज्यादा मेरा ख्याल है आज के इंक्लिनेशन है, मुझे अभी पता चला थोड़े दिन पहले, लेकिन मेरे सबके साथ थोड़े बहुत मुरासम तो होते हैं। तो वो एक अच्छी उन्होंने बात की, उन्होंने कोई साथ बिठाए हुए थे हमारे, वो एक और दोस्त हैं और वो मेरे बड़े अच्छे वाकफ हैं, इस समय उनका नाम भूल रहा हूँ, डॉक्टर साहब हैं। अब तो जी, डॉक्टर कौन से नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं अच्छा, डॉक्टर साहब, मैं मिस कर अब गया। मुझे उनके डॉक्टर का नाम मैं बता भी देता हूँ, कोई मैं देख के बता देता हूँ, मैं उनके साथ मुलाकात भी है मेरी। तो वो बता रहे थे कि ये बड़ा कोई सिंपल सा और बड़ा सस्ता सा एक हल बता रहे थे कि अगर आप एयर प्योरीफायर नहीं लेना चाहते तो जी आप इस तरह का एक चीज बना लें, देसी चीज, और उससे भी आपकी एयर प्योरीफिकेशन बड़ी आला किस्म की हो जाएगी। और वो मेरा ख्याल है कि लोगों को वो क्लिप सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, और अगर उसके अंदर वाकई जान है, और हमारे एक्सपर्ट्स भी बताएंगे वो जो कह रहे हैं क्या वो ठीक कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो उसने जान से ही कह रहे थे, तो वो भी जी इम्प्लीमेंट करें। और जी, फिर वो मास्क जरूर पहने। इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉटन फिल्टर होता है, वो हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉटन फिल्टर होता है, वो एसी के अंदर लग जाता है। और भी इसमें है जवाब भी, मैंने चेक किया है खुद, मैंने बड़ा चेक, अच्छा, फिर तो मेरे पास बहुत एयर अच्छा, आप ही प्योरीफायर बस है भी। प्रमोट करें। हाँ, आप प्रमोट करें इसको जी, अली, मैं आपसे, आप अच्छी मेरा आवाज है, आपसे परवेज सवाल भी साहब भी यही अच्छी था। आवाज है। मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, मास्क जरूर पहने, जी मास्क हर सूरत में पहने।
आप डबल मास्क भी पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्क कोई इतनी महंगी चीज नहीं होती, आपको बताइए। आप डबल मास्किंग करें जब भी घर से निकलें, घर से निकलते ही, और घर के दरवाजे हर वक्त खोल के ना रखें। स्मॉग तो अंदर अंदर एंटर होनी ही होनी है, वो फिर आपको एक प्योरिफिकेशन तो करनी पड़ेगी बाद में। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच जाएंगे, लेकिन बहरहाल आप कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीर करें। इस मुल्क के अंदर रहना है अगर, हम तो कहीं जा नहीं सकते ना, सारा तो दुनिया में मतलब बॉर्डर तो नहीं खुले हुए कि, और सारे वीजे भी नहीं दिए हुए सबने कि जहां मर्जी कोई चला जाए, स्मॉग हो गई। रहना आपने यहीं पे है। मास्किंग करें, अपने घरों के अंदर वो ठीक रखें एनवायरनमेंट। गाड़ी के शीशे ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। आप सर्दियां भी अब आ रही हैं तो क्या जरूरत क्या है। तो बाहर भी मैं समझता हूँ कि ज्यादा बाहर निकल के खाने ना खाएं। वो जो खाबे खाते हैं लौरिये, और जाके कभी वो इधर बैठे होते हैं कि उधर बैठे होते हैं खुली फिजा में, इस तरह के काम ना करें। आप अपनी सेहत का देखें। आपके बच्चे आपको मतलब आप चाहिए उनको, आपके बच्चों को, उन्होंने जिंदगी गुजार। जवाद भाई, इसमें इसमें दो तीन चीजें मैं ऐड कर दूं कि क्या किया जा सकता है। एक तो आपने मास्क वाली बात की है, ये बहुत अच्छी बात है, मास्क लगाएं, बहुत जरूरी है। और जब आलूदगी बहुत ज्यादा हो तो कोशिश करें कि अगर जरूरी काम ना हो तो घर के अंदर स्टे करें। जी जो जी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हाई होता है उसमें अगर कोई काम नहीं है, और अगर है भी तो उसको उस टाइम पे ले जाए जिस टाइम ये इसकी मकदार कम हो जाती है। एग्जैक्टली अच्छा, एग्जैक्टली। उसमें ये भी, अच्छा, घरों को साफ रखने के लिए अभी ये जो तरीकाकार जामी साहब के डॉक्टर साहब ने बताया है, ये अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये जरूर ये पढ़ लेंगे। अच्छा, इसमें आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ये भी एक है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिए, जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं ज्यादा पानी पिए। और खुराक ऐसी खाएं जिसमें विटामिन हो, और जैसे फल फ्रूट और सब्जियां खाएं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो भी इसके खिलाफ। ये छोटी छोटी चीजें हैं। बच्चों को भी थोड़ा सा एहतियात करें कि बच्चों को जब वो स्कूल जा रहे हों या स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर बाहर खेल रहे हैं, उनको एहतियात करें। अपने बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो कमरों में रहें, बाहर ना निकले। हालांकि ये ऐसी बदबख्त है कि ये कमरों में भी घुस जाती है, लेकिन फिर भी बिल्कुल, किसी यही हद तो तक जो मसला है है वो ना। हो। हाँ जी, और अगर खुदा ना करे आपको थोड़ा सा भी सांस का प्रॉब्लम हो किसी जगह, तो आप बिल्कुल फौरन डॉक्टर को मिले, और वो जो एहतियात है उसके किए बगैर आपका गुजारा नहीं है, एहतियात जरूर करें। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा और बड़ा हेल्दी डिबेट के साथ प्रोग्राम हुआ है, और मेरे ख्याल से हमने हर पहलू जो है वो इसमें कवर किया। दो पहलू रहते हैं लेकिन टाइम चूंकि बहुत ज्यादा हो गया है, और मेरे ख्याल से जवाद भाई का भी बहुत ज्यादा टाइम हमने ले लिया है। वो है लैंड रिफॉर्म्स पे मैं बात करना चाहता था और हाउसिंग सोसाइटीज पे बात करना चाहता था, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, इस पे भी बहुत ज्यादा टाइम दोबारा चाहिए। कर तो लेंगे इंशाल्लाह फिर आप जब कहेंगे दोबारा कर अगले लेंगे, इस अगले पे प्रोग्राम बहुत में अच्छा जो है वो टॉपिक इसके है। ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स वाले में आप डिक्शनर भी हैं जवाद भाई। तो मैं चाहता हूं कि इस मामले पे हम कंपेन चलाएं आपके साथ मिलकर, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है। बहुत हाउसिंग जरूरी सोसाइटी है, बनती बहुत जा रही जरूरी है, है। बनती जा रही है, हाँ और उसके ऊपर कुछ चेक नहीं है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से अब इजाजत लेनी चाहिए नाजरीन से। और जवाद भी बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। शुक्रिया इंशाल्लाह आपका अगले भी यार, इसी के थैंक यू वेरी साथ एक मच। अच्छे प्रोग्राम के साथ हम आपको फिर दोबारा दावत देंगे। और परवेज इंदिल्ला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और आप हम तीनों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक